जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे, यदि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं तो को करिकुलर कोर्स के अंदर आपका एग्जाम हो रहा है भैया कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। ठीक है, आप बीए में हैं, बीएससी में हैं, बीकॉम में हैं, सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या फिर फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। एग्जाम 2024, 25, 26, 27, 28 जब भी आप इस क्लास को देखेंगे आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। ठीक है, डीडीयू यूनिवर्सिटी को करिकुलर कोर्स है, पेपर का नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पेपर कोड है PSY 100। ठीक है, चले, ये प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित मॉडल पेपर है। इसमें टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। एक मॉडल पेपर मैं और दे दूंगा 50 प्रश्न का। ठीक है, आपके टोटल 100 प्रश्न हो जाएंगे और गारंटी है इसी 100 प्रश्न में से आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न पत्र को पूरा देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है, देखें, आप इस प्रश्न पत्र को आगे व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनका भी एग्जाम बाकी है। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। समय प्रबंधन के 3P हैं। समय प्रबंधन के 3P क्या है भैया? तो समय प्रबंधन के 3P होते हैं योजना, प्राथमिकता निर्धारण, उत्पादकता। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आपका। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा और आप प्रश्न का उत्तर तभी एग्जाम में दे पाएंगे। और एग्जाम हॉल में जब भी आप बैठेंगे प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, चले दूसरा प्रश्न देखते हैं आपको क्या पूछा गया है। वह व्यक्ति जो सूचना का प्रसारण करता है कहलाता है। यानी कोई व्यक्ति है तो वो सूचना को भेज रहा है किसी के पास, तो वो क्या कहलाएगा? तो वह भेजने वाला कहलाएगा, प्रेषक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रेषक, यानी भेजने वाला। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका। तीसरा प्रश्न पूछा है, अच्छे संचार का आवश्यक घटक नहीं है। संचार मतलब कम्युनिकेशन। ठीक है, गुड कम्युनिकेशन का आवश्यक घटक कौन सा नहीं है बताइए? बिल्कुल, प्रतिलिपि, कॉपी। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। अच्छे कम्युनिकेशन का आवश्यक घटक क्या नहीं है? कॉपी करना। ठीक है, प्रतिलिपि, बी ऑप्शन राइट है आपका। बाकी संक्षिप्त, सुसंगत और पूर्ण यानी कंप्लीट, ये सभी आपके क्या हैं? ये गुड कम्युनिकेशन के घटक हैं। लेकिन कॉपी क्या है आपका? गुड कम्युनिकेशन का घटक नहीं है अच्छे संचार का। ठीक है, चलिए, बहुत ही देखिए थोड़ा समय लगेगा लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, एक एक प्रश्न को। चौथा प्रश्न क्या है, संचार की बाधाओं को दूर किया जा सकता है। यानी कम्युनिकेशन की जो बाधाएं हैं, ठीक है, आप जो कम्युनिकेशन करते हैं उसकी बाधाओं को दूर कैसे किया जा सकता है? तो जब ध्यान से सुनेंगे आप तभी आप अपने जो कम्युनिकेशन है बाधाओं को दूर कर सकते हैं। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग द्वारा। ये ऑप्शन राइट है। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, आप हैं और आपका दोस्त है कोई भी। ठीक है, तो जब कम्युनिकेशन, जब आप बात कर रहे हैं तो उसे कम्युनिकेशन बोला जाता है। तो बात करने को जब आपका दोस्त बोल रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपके कम्युनिकेशन में बाधाएं हैं उसको दूर किया जा सकता है? तो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा कि आपका दोस्त क्या बोल रहा है। ठीक है, तो उसे एक्टिव लिसनिंग बोलते हैं। ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 5 क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन अवाचिक संप्रेषण का घटक नहीं है? अवाचिक संप्रेषण मतलब होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएंगे, निम्नलिखित में से कौन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का घटक नहीं है? तो देखिए, भाव भंगिमा ये आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। शरीर की मुद्रा यानी शरीर का हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, यह भी आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। नेत्र संपर्क यानी आपका, ठीक है, नेत्र संपर्क ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेत्र संपर्क मतलब आई कांटेक्ट। ठीक है, ये आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। लेकिन प्रति मिनट बोले गए, ठीक है, बोले गए शब्दों की आवृत्ति जो होती है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के घटक नहीं आती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिस कम्युनिकेशन के अंतर्गत बोला जाएगा वह, ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, जो बोला जाता है वह वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, जिसमें बात करते हैं वह वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 6 क्या पूछा गया है, श्रोता की आंखों में देखना बताता है कि वक्ता है। यानी जो सुनने वाला है, ठीक है, सामने वाला जो सुनने वाला है, आप उसकी आंखों में देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप आत्मविश्वासी हैं। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका।
चलिए ध्यानपूर्वक देख ले। श्रोता की आंखों में देखना बताता है कि वक्ता है आत्मविश्वासी। यस, सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 7 क्या पूछा गया है? परावाचिक संचार का अर्थ वह सूचनाएं हैं जो प्रेषित होती हैं। परावाचक कम्युनिकेशन का अर्थ वह सूचनाएं हैं जो प्रेषित होती हैं, जो भेजी जाती हैं। तो भाव इसमें क्या होगा? स्वर, आवाज़ के स्वर, उतराव चढ़ाव तथा गति द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका 7वें का। देखिए बहुत ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा सभी प्रश्नों को, इन्हीं प्रश्नों में से आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, 8वां प्रश्न क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन संचार का घटक नहीं है? इन चारों में से कौन कम्युनिकेशन का घटक नहीं है? संचार मतलब कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन का घटक क्या नहीं है? देखिए वाचिक सूचना, वर्बल कम्युनिकेशन, ये आपका कम्युनिकेशन का घटक है। परावाचिक सूचना यानी आपका परावाचिक वाचिक सूचना, यहाँ सूचना लिखा है तो मैसेज होगा। ठीक है, तो वर्बल मैसेज, परावर्बल मैसेज, अवाचिक सूचना मतलब नॉन वर्बल मैसेज। तो ये तीनों आपके ठीक है कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो प्रतिपूर्ति है, फीडबैक, ठीक है, प्रतिपूर्ति को इंग्लिश में फीडबैक बोलते हैं। ठीक है, अच्छा फीडबैक क्या है? ये कम्युनिकेशन का एक प्रकार है। ठीक है, कम्युनिकेशन का एक आधार है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो फीडबैक जो है आपका संचार का घटक नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका। चले प्रश्न नंबर 9 क्या पूछा गया है आपका? डैश दूसरों की बात सुनने और अनुक्रिया करने की ऐसा तरीका है जो आपसी समझ को बढ़ाता है। क्या है? तो देखिए एक्टिव लिसनिंग यानी सक्रिय श्रवण दूसरों की बात सुनने और अनुक्रिया करने का ऐसा तरीका है जो आपसी समझ को बढ़ाता है। ठीक है, चले ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 10 क्या पूछा गया? बहुत ही शानदार है। सक्रिय श्रवण 3 आर पर आधारित है। ये है यानी एक्टिव लिसनिंग जो है वो 3 आर पर आधारित है। ठीक है, वो 3 आर कौन से हैं? तो वो 3 आर हैं रिपीट, रिफ्लेक्ट, रिस्पॉन्ड। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 11 क्या पूछा गया है? किसी परिस्थिति में दूसरों के दृष्टिकोण से यह समझ सकने की क्षमता कि वह व्यक्ति कैसा अनुभव कर रहा है कहलाता है। तो यह परानुभूति कहलाता है। बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा गया है? अंतर्व्यक्तित्व संबंध सामाजिक साहचर्य है। अंतर्व्यक्तित्व मतलब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। इंटरपर्सनल आपका जो संबंध है वो सामाजिक साहचर्य है, दो लोगों के मध्य है। ठीक है, इंटरपर्सनल जो आपका रिलेशन, ठीक है, सॉरी यहाँ आपका कम्युनिकेशन नहीं रिलेशन होगा। ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशन जो है आपका वो दो लोगों के मध्य होता है, आपके समूहों के मध्य में भी होता है और परिवार के मध्य में भी इंटरपर्सनल आपका रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये सभी हो जाएंगे। डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 13 क्या पूछा है? अंतर्व्यक्तित्व संबंधों की एक पूर्ववर्ती दशा है, यानी इंटरपर्सनल रिलेशन की एक पूर्ववर्ती दशा क्या है? तो यह क्या है भैया? यह एक निर्भरता है। ठीक है, चले बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा गया आपका? संबंध महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वो व्यक्ति की बहुत सी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं सिवाय, यानी रिलेशन महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, क्योंकि वह व्यक्ति की बहुत सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं सिवाय किसके? तो सिवाय सामाजिक विनिमय के। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा गया है? अंतर्व्यक्तित्व संबंध को सुधारने के तरीकों में सम्मिलित है, यानी इंटरपर्सनल जो रिलेशन है उसको सुधारने के तरीकों में क्या शामिल होता है? तो खुलापन यानी ओपनर्स। ठीक है, ओपन पूरा होना चाहिए, कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। ठीक है, सीमा रेखा का निर्धारण होना चाहिए, सक्रिय श्रवण यानी एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। ये सभी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 16 क्या पूछा गया है आपका? अंतर्व्यक्तित्व संबंध सहायक होते हैं, यानी इंटरपर्सनल रिलेशन जो होते हैं वो सहायक होते हैं किसमें? हृदय रोग का खतरा कम करने में। ठीक है, चले बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 17 क्या पूछा गया है? आचरण या प्रक्रिया का इलेक्ट्रॉनिक मानक है। आचरण या प्रक्रिया का इलेक्ट्रॉनिक मानक क्या होता है? डिजिटल शिष्टाचार। सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 18 क्या पूछा गया है?
किस परिस्थिति में व्यक्ति को डिजिटल संचार के नियम का पालन करना चाहिए? तो किसी को जन्मदिन पर बधाई संदेश भेजते समय। बी ऑप्शन राइट है आपका 18 का। प्रश्न नंबर 19 क्या पूछा गया है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा कथन आईसीटी के लिए सत्य है? कौन सा कथन सत्य है भैया? तो सूचना एवं संचार दोनों ही तकनीकें। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका। आईसीटी का फुल फॉर्म पूछता है आपके एग्जाम में, तो याद रखेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया है सीपीयू के दो मुख्य घटक हैं। सीपीयू के इन चारों में से दो जो मुख्य घटक हैं वो है कंट्रोल यूनिट, ठीक है, यानी नियंत्रण इकाई, और एएलयू। देखिए एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और क्या होता है सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। ठीक है, सीयू और एएलयू होते हैं। ए ऑप्शन राइट है आपका 20 का। प्रश्न नंबर 21 क्या पूछा गया है? डिजिटल शिष्टाचार आवश्यक है क्योंकि। डिजिटल शिष्टाचार क्यों आवश्यक है? दूसरों के साथ सुचारू रूप से ऑनलाइन संचार करने के लिए। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 22 क्या पूछा गया है भैया? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, एकदम 100% लिख के रख लीजिए, यह आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, चले, लक्ष्यों के एक सेट का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्मार्ट परिवर्ती शब्द में सूचीबद्ध नहीं है? कौन नहीं है? तो पुरस्कृत यानी रिवार्डेड। ठीक है, क्यों नहीं है? देखिए स्मार्ट का फुल फॉर्म आप जान लीजिए पहले, स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि स्मार्ट का फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, कैसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है? देखिए SMART स्मार्ट। ठीक है, पूछेगा आपका स्मार्ट में यम अक्षर क्या इंगित करता है, स्मार्ट में आर अक्षर क्या इंगित करता है, स्मार्ट में ए अक्षर क्या इंगित करता है। तो आप क्या जवाब देंगे? जब आप पढ़े रहेंगे तभी आप ध्यानपूर्वक तभी आप उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है, एस से मतलब होता है स्पेसिफिक, यम का मतलब क्या होता है मेजरेबल, ठीक है, ए का मतलब क्या होता है अचीवेबल, ठीक है, आर का मतलब क्या होता है रिलेवेंट, और टी का मतलब क्या होता है टाइम बॉन्ड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान रख लीजिएगा इसे। ठीक है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 मिनट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, रख लीजिए, इसे पढ़कर एकदम जाइएगा बिल्कुल। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 23 आपका क्या पूछा गया है? लक्ष्य निर्धारण। ठीक है, लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्यों का प्रेरक लक्षण नहीं है? तो लक्ष्यों को अस्पष्ट रखना। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 24 क्या पूछा गया है? लक्ष्यों को निर्धारित करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन को चुनने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो प्लानिंग कहा जाता है, योजना। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 25 क्या पूछा गया है? जैनजोक 1968 के अनुसार अभिवृत्तियां कैसे बनती हैं? तो संज्ञानात्मक मूल्यांकन से बनती हैं, डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 26 क्या पूछा गया है? मोटे मुलायम और गोल होते हैं, तो जो आपके एंडोमार्क्स होते हैं, ठीक है, एंडोमार्क्स ये व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, जो व्यक्ति मोटे मुलायम और गोल होते हैं उन्हें एंडोमार्क्स कहा जाता है। ठीक है, अच्छा आपका इसमें मेसोमार्क्स क्या है, एक्टोमार्क्स क्या है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये भी एक व्यक्ति के प्रकार हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछेगा कि एक्टोमार्क्स व्यक्ति कैसे होते हैं, तो एक्टोमार्क्स टाइप के बॉडी वाले लोग लंबे और पतले अंग होते हैं। ठीक है, एक्टोमार्क्स के। अच्छा, मेसोमार्फ वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? तो इस तरह के शरीर रखने वाले लोग बहुत आसानी से अपना वजन बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, जैसे बॉलीवुड मूवी वाले जो हीरोज होते हैं वो बहुत जल्दी अपने बॉडी को डेवलप कर लेते हैं, बहुत जल्दी सुखा भी लेते हैं। ठीक है, तो मेसोमॉर्फ टाइप के व्यक्ति होते हैं। ठीक है, चलें अब प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, हमारा क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 27 पूछा गया है व्यक्तित्व लैटिन व्यक्तित्व से आया है जिसका अर्थ है मास्क यानी मुखौटा। ठीक है, MASK मास्क यानी मुखौटा, सी ऑप्शन राइट है आपका। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्यक्तित्व शब्द का मूल लैटिन शब्द परसोना से है। ठीक है, व्यक्तित्व शब्द का मूल लैटिन शब्द क्या है? परसोना। ठीक है, जिसका अर्थ होता है मास्क या
भूमिका आपके एग्जाम में पूछता है जो व्यक्तित्व शब्द है यह किस भाषा से लिया गया है, पर्सोना से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 28 क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन संचार बाधा नहीं है, इन चारों में से कौन कम्युनिकेशन का बाधा नहीं है, बताइए। तो देखिए जो भाषा है ये कम्युनिकेशन का बाधा है। ठीक है, भाषा है, संस्कृति भी कम्युनिकेशन का बाधा है, और आपका शारीरिक दुर्बलता भी कम्युनिकेशन का बाधा। आदतें जो होती हैं आपके, ठीक है, यानी जो हैबिट हैं आपके, ये आपके संचार में बाधा नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका 28 का। देखिए निगेटिव प्रश्न भी आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। 29 नंबर प्रश्न है, हम में से अधिकांश लोग बोलते समय शब्दों के अतिरिक्त इशारों और शरीर की भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 30 क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा गैर मौखिक संचार का एक रूप नहीं है, बताइए। तो गैर मौखिक संचार मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक रूप नहीं है। कौन नहीं है, बताइए। शारीरिक भाषा है, आवाज़ के स्वर हैं, चेहरे के भाव हैं, ये सभी आपके क्या है, गैर मौखिक संचार हैं। लेकिन आपके टेलीपैथी क्या है, टेलीपैथी आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक भाग, एक रूप नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 31 क्या पूछा गया है, निम्न में से किसमें स्वर, गति और आवाज़ का आयतन शामिल है। तो पैरा भाषा में शामिल होता है। ठीक है, स्वर, गति और आवाज़, स्वर, गति और आवाज़ का आयतन पैरा भाषा में होता है। सी ऑप्शन राइट है आपका। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 32 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे श्रवण व्यवहार माना जाता है। तो देखिए श्रवण व्यवहार किसे माना जाता है, लिसनिंग बिहेवियर किसे माना जाता है, आंखों से संपर्क होना चाहिए, जो व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उनसे आंखों का संपर्क होना चाहिए, और जो सवाल है उससे संबंधित प्रश्न पूछना चाहिए, सहानुभूति दिखाना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी हो जाएंगे। डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 33 क्या पूछा गया है, डिजिटल शिष्टाचार का क्या अर्थ है। डिजिटल शिष्टाचार का अर्थ होता है साइबर स्पेस में अपने व्यवहार पर ध्यान देना। सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया है, ईमेल लिखते समय कौन सा अच्छा अभ्यास है। ईमेल लिखते समय कौन सा अच्छा अभ्यास है, कम से कम व्याकरण और विराम चिन्ह के बारे में चिंता करें। सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 35 क्या पूछा गया है, समय प्रबंधन तकनीकों में शामिल हैं। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के बारे में पूछ रहा है, टाइम मैनेजमेंट की तकनीक के बारे में कौन सा सही है। तो टू डू सूची रखें। ठीक है, जानबूझकर बने, विकर्षणों को प्रतिबंधित करें, अपने कार्य का रैंक करें। ठीक है, यानी प्राथमिकता दे, ध्यान केंद्रित करें। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 36 क्या पूछा गया है, पैरेटो सिद्धांत का 80:20 नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, 80% परिणाम केवल 20% प्रयास से प्राप्त होते हैं। ठीक है, 80% जो परिणाम होते हैं वह केवल 20% प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन राइट है आपका 36 का। प्रश्न नंबर 37 पूछा है, ईमेल लिखते समय ऑल कैप्स का उपयोग करने का अर्थ है। इसका अर्थ होता है आप बदतमीजी से चिल्ला रहे हैं। सी ऑप्शन राइट है। ये आपका बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 38 क्या है आपका, संचार की प्रक्रिया में एनकोडिंग कहलाता है। तो संचार की यानी कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में, ठीक है, एनकोडिंग क्या कहलाता है आपका, जानकारी को व्यक्त करने के लिए प्रतीकों का उपयोग करना। ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 39 क्या पूछा गया है, पैरा लैंग्वेज एक प्रकार की एक्शन लैंग्वेज यानी क्रिया भाषा है जो संदर्भित करती है आवाज़ का स्वर, बोलने की गति और हिचकिचाहट। ठीक है, पैरा लैंग्वेज एक प्रकार की एक्शन लैंग्वेज है जो संदर्भित करती है किसको, आवाज़ के स्वर को, बोलने की गति को और हिचकिचाहट को। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर आपका 40 क्या पूछा गया है, व्यक्ति किसके द्वारा पारस्परिक संबंधों में सुधार कर सकता है। ठीक है, व्यक्ति जो होता है वो किसके द्वारा पारस्परिक संबंधों में सुधार कर सकता है। तो सुनने के कौशल का विकास करके। ठीक है, असहमतियों के साथ, ठीक है, अपने रिश्ते के लिए आभार व्यक्त करना। ठीक है, तो इन सभी का उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, सभी, डी ऑप्शन राइट है आपका।
प्रश्न नंबर 41 पूछा है, व्यक्तित्व के निर्धारक क्या हैं, यानी आपके पर्सनालिटी के निर्धारक क्या हैं। आपके पर्सनालिटी के निर्धारक होते हैं आपका भौतिक वातावरण, आसपास कैसा है, वंशानुक्रम, ठीक है, आपके माता पिता, अनुभव और संस्कृति, आपके पास अनुभव कितना है, आपके घर में पूजा पाठ किस तरह से होता है, आपका कल्चर क्या है, ठीक है। ये सभी आपके पर्सनालिटी के, ये सभी आपके क्या है, पर्सनालिटी के निर्धारक हैं, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चले, प्रश्न नंबर 42 पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या व्यक्तित्व के सैद्धांतिक संप्रत्यय के लिए सत्य नहीं है। पर्सनालिटी के सैद्धांतिक संप्रत्यय के लिए क्या सत्य नहीं है भैया, तो अस्थाई यानी स्टैटिक, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 43 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व के सीलगुण सिद्धांत से संबंधित है। तो देखिए सीलगुण सिद्धांत जो है आलपोर्ट से संबंधित है, डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 44 क्या पूछा गया है, शेल्डन ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, ठीक है, ये हैं, यानी शेल्डन ने जो पर्सनालिटी के 3 प्रकार शेल्डन ने पर्सनालिटी के 3 प्रकार बताए हैं। वो पर्सनालिटी के 3 प्रकार कौन कौन से हैं, एंडोमार्फिक, मीसोमार्फिक और एक्टोमार्फिक, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका। इसके बारे में ऊपर मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 45 पूछा है 45, क्रेस्मर द्वारा दिए गए व्यक्तित्व प्रकार में सम्मिलित नहीं है, यानी क्रेस्मर द्वारा दिया गया पर्सनालिटी का प्रकार इनमें से कौन है जो सम्मिलित नहीं है। तो देखिए एस्थेटिक है, ठीक है, एस्थेटिक जो है क्रेस्मर द्वारा दिए गए पर्सनालिटी के प्रकार में सम्मिलित नहीं है। बाकी पिकनिक है, एस्थेनिक है और एथलेटिक है, ये आपके क्रेस्मर द्वारा दिए गए पर्सनालिटी के प्रकार में शामिल है, एस्थेटिक नहीं है। एस्थेनिक और एस्थेटिक में ज़्यादा अंतर नहीं है बोलने में, ठीक है, और यहाँ पर लिखने में भी, तो ध्यान से आप प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। चले, प्रश्न नंबर 46 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का एक निर्धारक नहीं है। इन चारों में से कौन पर्सनालिटी का एक निर्धारक नहीं है भैया, तो प्रायोगिक निर्धारक, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 47 क्या पूछा गया है, अभिवृत्ति के 3 घटक हैं। अभिवृत्ति के 3 घटक क्या हैं, बताइए, बताइए आप सभी लोग, अभिवृत्ति के 3 घटक क्या हैं भैया। बिल्कुल, भाव, संज्ञान एवं व्यवहार, ये आपके अभिवृत्ति के 3 घटक हैं, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका। चले, प्रश्न नंबर 48 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिवृत्ति निर्माण को प्रभावित करता है। तो जो आपका परिवार है, आपके मित्र हैं, अनुबंधन हैं, ये सभी आपके क्या हैं, अभिवृत्ति निर्माण को प्रभावित करते हैं, ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए, प्रश्न नंबर 49 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या अभिवृत्ति निर्माण का एक तरीका नहीं है। तो निर्णय निर्माण, ठीक है। अच्छा, अभिवृत्ति का मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाया है इन सभी प्रश्नों में, अभिवृत्ति यहाँ से, ठीक है, अभिवृत्ति, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में एटीट्यूड बोलते हैं, ATTITUDE, ठीक है। चले, ध्यान रखिएगा, एटीट्यूड के 3 घटक कौन कौन से हैं, भाव, संज्ञान और व्यवहार, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभिवृत्ति एटीट्यूड बोलते हैं इनमें से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिवृत्ति निर्माण को प्रभावित करता है, यानी एटीट्यूड के निर्माण को प्रभावित कौन सा करता है, आपका परिवार, आपके मित्र और अनुबंधन, ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका। देखिए थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी जानना जरूरी है, प्रश्न थोड़े आसान हो जाते हैं पढ़ने में, ठीक है। अच्छा, निम्नलिखित में से क्या अभिवृत्ति निर्माण का एक तरीका नहीं है, आपके एटीट्यूड के, ठीक है, आपके अंदर जो एटीट्यूड है उसके निर्माण का एक तरीका क्या नहीं हो सकता है, तो ये निर्णय निर्माण है, ठीक है। चले, ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 50 क्या पूछा गया है, उच्च आत्मसम्मान की एक प्रमुख परिणति है, क्या है भैया, बताइए। तो इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो ठीक है, आप लोग बताते नहीं हैं, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, बताइए आप लोग, उच्च आत्मसम्मान की एक मुख्य परिणति है, इसको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलें, जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।